बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ, हाँ बोले सर। मेरे मेरे बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा गौर, 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वाईफाई को कनेक्ट कर दे रहे हैं, वो चार्ज में लगा दे रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहला, अभी आपका माइंस एक्ट 1952 एंड माइंस रूल 1955 एक खत्म हो करके उसके जगह नया आ गया है। माइंस सेट के जगह पर आया है माइन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड 2020 का है। और एक आया है ऑक्यूपेशनल, आपका एक आया है सेंट्रल रूल, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, नहीं लिख करके ब्रैकेट में लिखा जाएगा सेंट्रल रूल 2026। ये दो चीज आया है। तो सेंट्रल रूल के में जो आप पहले रेस्क्यू रूल पढ़ते थे, माइन रूल को पढ़ते थे, भीटी रूल को पढ़ते थे, अब वो सबको आपको सेंट्रल रूल में दे दिया गया है। मीन्स के सेंट्रल सर रूल में एनसीएल में आपका तो जो है। पुराना से होता है एनसीएल में सर। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर, एनसीएल में सर बोला कि बोला पुराना वाला ही आएगा माइनस क्या बोल रहे? 1955 एनसीएल में सर, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एनसीएल। क्या बोल रहे हो? बोलो ना, साफ साफ बोलो ना, क्या बोल एनसीएल में सर कौन सा रहे हो? नाइन्थ रूल से आएगा क्या वो सेंट्रल रूल सर? अब एनसीएल वाला पर ये फर्स्ट क्लास वाले का क्लास है ये फर्स्ट क्लास वाला का है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो डीजीएमएस का एग्जामिनेशन देगा उसके लिए, कोल इंडिया वाले के लिए नहीं बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ डीजीएमएस के लिए ठीक है बोल रहा सर। हूँ। आप लोग डीजीएमएस वाले कितने लोग हैं? ठीक है सर। आप एनसीएल एमसीएल की बात हम अभी नहीं करना चाह रहे हैं। आपका एनसीएल में क्या देगा, एमसीएल में क्या देगा, डब्ल्यूसीएल में क्या, हमको उसका नहीं मतलब है। हमको मतलब है डीजीएम में से जो डीजीएमएस के जो कमिंग एग्जाम जो दिसंबर या जनवरी में जो होने जा रहा है, उसमें आपका ये पूछा जाएगा। उसमें नहीं, माइन सेक 1952 माइन रूल नहीं पूछाएगा, रेस्क्यू रूल 1985 नहीं पूछा जाएगा, विक्ट्री रूल 1966 ये आपका नहीं पूछा जाएगा। आपका एक खत्म हो गया। अब इसके जगह पर आ गया है, दो ही चीज आ गया है। अब रेस्क्यू रूल नहीं है, भीटू रूल नहीं है, उसके जगह पर दो आ गए हैं। वन इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड एंड अनदर इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन सेंट्रल रूल। ये दो हो गया। सेंट्रल रूल, रूल में जितने रूल हैं सभी रूल हैं, सभी रूल हैं। बीटी रूल, बीटी रूल, माइंड रूल, रेस्क्यू रूल, वो तीनों रूल जो आप पढ़ते थे वो सेंट्रल रूल में चला गया है। क्लियर? हाँ, हेलो, क्लियर? क्लियर क्लियर हाँ सर, सर। यस सर। आप तो आप फर्स्ट क्लास वाले, इसमें जो सेकंड फर्स्ट क्लास वाले कित कौन कौन हैं? नाम बताइए। जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो डीजीएमएस का एग्जामिनेशन देंगे वो बताइए कौन कौन है, नाम बताते जाइए। विकास कुमार सर। गौतम कुमार सर। मेरा कार्तिक हाँ, सर। गौतम, सिंह सर। राहुल भी है, राहुल है। हाँ सर। हाँ, तुम हो ना, ठीक है। तो अभय सिंह सर। हारून। ये हाँ, ये तुम लोग सब पुराने वाले हो, ठीक है। मेरा कहने का उधर मैं पढ़ा दिया था आपका इन्वायरमेंट, ये सब पढ़ा दिया। तो अब नए चैप्टर पे चले गए, जो 2 दिन पढ़ाई होगी। इसका ऑलरेडी आपको मिल गया होगा, जो 2 डेज फर्स्ट क्लास, बाकी दिन अभी ये एनसीएल एमसीएल वाले की पढ़ाई अब होगी। 4 दिन होगा इन लोग का, होगा 2 दिन होगा। और ओवर जो अभी माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, डब्ल्यूसीएल का दे रहे हैं और सिंगरौली का दे रहे हैं, उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं, उनके लिए ये महानदी वाले के लिए होगा।
लेकिन महानदी वाले को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उनको शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, इतना लंबा में हम नहीं जाएंगे। ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को पूरा पढ़ना है, उसको हम समझा देना चाह रहे हैं क्या है। तो देखिए ये आ रहे हैं, तो हम खाली बात समझा रहे हैं, पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। देखिए आप देखिए, जैसे इसमें क्या क्या है कि एक ने डिफिनेशन को एडोलसेंस को ऐड किया गया है, एडल्शन को, बाकी एजेंट का डिफिनेशन यही है, एडल्ट का डिफिनेशन जो पहले था वही है। इसमें ई डिफिनेशन को ऐड किया गया है कि वो आपका एज लिखा गया है कि हु हैज कंप्लीटेड हिज 14 इयर्स ऑफ एज बट नॉट कंप्लीटेड एज 18, यानी कि 14 टू 18 इयर्स के बीच में जो करेगा उसको एडल्शन बोल रहे हैं। एडल्शन का डिफिनेशन को ऐड किया गया है इसमें है। एडल्ट का वही है, एजेंट का जब हम जब से इसको आउटलाइन दे रहे हैं आपको है। फिर क्या इसमें उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इसमें लिख दिया गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट मतलब कि इस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में दो आ जाते हैं, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट भी हो जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो जितने भी देखिए दो तरह के माइंस होते हैं, वन इज द जो मेजर मिनरल और माइनर मिनरल। जितने भी मेजर मिनरल के माइंस हैं वो सभी के लिए प्रीपेड गवर्नमेंट है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएंगे। और कुछ केसेज में जो माइनर मिनरल के लिए होगा जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा स्टेट गवर्नमेंट हो जाएंगे। जहां पर आपका सेफ्टी कोड लागू होता है, जहां सेफ्टी कोड आपका लागू हो रहा है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। तो आप इतना ही समझिए, प्रीपेड गवर्नमेंट हम कहीं लिखेंगे तो मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये हो गया। तीसरा हो गया कि आपका जो है चीफ, अब पहले लिखता था चीफ इंस्पेक्टर, अब लिख दिया गया है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। मतलब कि पहले जो आप जो ऑर्डर चलाते थे, मैं इंस्पेक्टर हूं आके नहीं ऑफिस में करना है, अब आपको देना है सजेशन, आप हुक्म नहीं चला सकते हैं। वही कर दिया चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, और इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। ये ऑलरेडी सेक्शन इतना में दिया हुआ है जो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। देन कंपिटेंट पर्सन का डिफिनेशन को इसने बदला है, कंपिटेंट पर्सन डिफिनेशन को बदला है, जो वहां था कि 20 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, उसको अपॉइंट मैनेजर करेगा और वो सुपरविजन ये और सुपरवाइजरी वर्क करेगा और साथ साथ वो काम भी को परफॉर्म भी करेगा, सुपरवाइज भी करेगा। यहाँ पे डिफिनेशन को चेंज कर दिया गया है, दो डिफिनेशन को अलग है। जब डिटेल्स में जाएंगे तो हम इसको बताएंगे कि क्या डिफिनेशन को चेंज किया गया है। फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बताया है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है उसका डिफिनेशन बता दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर नया ऐड किया है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का डिफिनेशन को बताया गया है। फिर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया गया है, अब बताया गया है। फिर डे भी वही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वही है, दोनों वही है, वो जो उसमें डीएम लिखा हुआ था वही है। इम्प्लाई का होगा, इम्प्लाई का डिफिनेशन को बताया कि इम्प्लाई इसमें नहीं था, उसमें दिया गया था पर्सन इम्प्लाइड इन अ माइन, उसके बारे में बताया गया, तो इसमें इम्प्लाई का भी डिफिनेशन को बताया गया है। और फिर पर्सन इम्प्लाइड इन माइंस का भी दिया है, उसके बारे में लिखा है, उसका सेम डिफिनेशन है जो माइंस एक्ट 1952 में था, सेम डिफिनेशन को उसे चेंज नहीं किया है, सब डिफिनेशन आपका वही है। इम्प्लायर यहाँ पर टर्म आ रहा है, इम्प्लायर टर्म आता है। इम्प्लायर का मतलब होता है कोल माइंस के केसेज में हो जाता है, मेटल माइंस के केसेज में इम्प्लायर मीन्स हो गया और ऑनर एजेंट और मैनेजर। मतलब हम जब इम्प्लायर लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया ऑनर एजेंट और मैनेजर हो गया। एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। ये जो बनाया गया कोड, ये कोड बनाया गया है आपका डॉकयार्ड के लिए बनाया गया है आपका है, फैक्ट्री के लिए बनाया गया आपका है, माइन के लिए भी बनाया गया आपका है, ऑयल माइंस के लिए भी बनाया गया है, ये सब के। तो एस्टेब्लिशमेंट तो माइन के केस में माइन हो जाएगा, डॉकयार्ड के केस में डॉकयार्ड हो जाएगा, फैक्ट्री के केस में फैक्ट्री हो जाएगा, डिपेंड कर रहा है ये आप कहाँ के लिए इसको कर रहे हैं, वो अलग अलग उसका दिए हुए है। तो ये पूरा उसी के बारे में दिए हुए, ये सब वही दिए है। ऑफिस ऑफ द माइंड का मतलब ऑलरेडी जो कुछ डिफिनेशन जो हमारा था सीएमआर में था, ये सीएमआर का डिफिनेशन ऑफिस ऑफ द माइंड, ऑफिस के बारे में यहाँ लिख गया है आपको, ये एक्ट में चला गया, ये कोड में चला गया है। फिर ओपन कास्ट वर्किंग का सेम डिफिनेशन है, ऑर्डरली इम्प्लाइड का सेम डिफिनेशन है जो हम है जो रूल में आप पढ़े थे। ऑनर, ऑनर वही है, सब वही है, ऑनर का वही है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब होता है आपका ऑनर एजेंट और मैनेजर होता है। रिले का है और सीरियस बडली इंजरी का डिफिनेशन सेम है। আমি ক্লাস করছি, আমার ক্লাস হচ্ছে। अरे यार इसे तो नहीं, अपना म्यूट करना पड़ेगा। तो ऐसे मत करो यार, एकदम कंसंट्रेशन ब्रेक कर जाता है। कौन कौन वर्कर का वही है। हाँ, अब देखिए क्या किया है, बात तो समझ रहे हो बाबू। ठीक है सर।
हाँ अब सर, देखो ठीक है। कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो तो डिप्रेशन बता देंगे, दो चार को क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। वो वो डिप्रेशन दो चार ठो आप लोग का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए रहेगा। अब बाकी है जो जो माइनिंग गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन देंगे उन लोग के लिए, आपके लिए कहानी यहाँ से शुरू हो रहा है। टोटल फॉर्म को बदल दिया गया है, फॉर्म का नंबर चेंज कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली सब हो गया है। अब पहला कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट। अब बोलता पहले कहता था कि अब पहले आप रजिस्टर करवाइए। अब बोला रजिस्ट्रेशन कराना है, पहले ताकि नोटिस दे देते हैं भाई, दे दिए फॉर्म 1 में दे दिए, 1 मंथ पहले दे दिए, खोलने के पहले नहीं। अब आप कोई भी खोले तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। आपका रजिस्ट्रेशन के बोलता है, ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला जाता है। और कहता है जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन, कहता है एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एनी एस्टेब्लिश मतलब एनी माने डॉक यार्ड हो या वो आपका फैक्ट्री हो, कहता है एम्प्लॉयर मीन्स ऑनर एजेंट मैनेजर, मतलब इसका फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, जब कोड आया है और जब से कोड अप्लाई हुआ है हो रहा है, तो कहता है शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 में आपको करना है। फॉर्म 1 में इलेक्ट्रॉनिकली टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। रजिस्टर ऑफिसर रजिस्टर द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कहता है कि पहले आप जो अपने एस्टेब्लिशमेंट को आप पहले है जो रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर जो करना है वो फॉर्म 1 में करना है। फॉर्म 1 में आपको एप्लीकेशन देना है, और किसको देना है, तो रजिस्टरिंग जो ऑफिसर रहेगा, ये रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करेगा। नंबर 1 होता है। दूसरा बोलता है देखिए एनी चेंज इन ऑनरशिप, अगर ऑनरशिप में चेंजेस होते हैं तो आपको 30 दिन में आपको इंटीमेट कर देना है, 30 डेज में आपको इंटीमेट कर देना है। और फिर एनी क्लोजर शैल बी इन्फॉर्म टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज ऑफ क्लोजिंग। अगर आपका वो क्लोज हो जा रहा है, क्लोज करना है, तो आपको 30 दिन में आपको है जो इन्फॉर्म कर दें। देखिए ये तो लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये कंप्लीट है, इसके साथ आपको रूल में भी जाना पड़ेगा। आप इतना ही मत लिखिए, ये तो यहाँ लिखा, लेकिन इसके साथ में आपको रूल को भी पढ़ना पड़ेगा, ये मैंने ये बताया। अब देखिए वो तो पता है, वो अब आप रूल में चले जाइएगा तो आपको रूल कहाँ गया, सेंट्रल, देखिए ये रूल आ गया। अब देखिए रूल में चले जाइएगा तो आप वो भी पढ़ना, साथ में इसको ही पढ़ाना पड़ेगा हमको, एक में नहीं होगा आपका। अब देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कर दिया गया है, वहां तो ठीक है फॉर्म 4 यहाँ हम लिख दिए हैं। फॉर्म को देखिए, वो जो है आपका जो कोड है उसमें फॉर्म को नहीं लिखा, वो कोड के बारे में नहीं लिखता है। वो आपको जो फॉर्म के लिए जाइएगा तो फॉर्म के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो आपको रूल में पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको नहीं लिखा गया है। वो लिखता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है वो लिख रहा है, लेकिन रूल इसके बारे में लिखा है, तो दोनों को मिला करके पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें दो चीज कह रहा है, वो तो हो गया फॉर्म 1 में करना पड़ेगा, रजिस्ट्री ऑफिस तो करेगा 30 डेज पहले, वो तो हम आपको बता दिए थे। अब इसमें जाइएगा तो इसमें कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर, तो बोलता है कि एन एम्प्लॉय सीकिंग रजिस्टरिंग ऑफ शैल अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 1, वो तो बताए थे फॉर्म 1 में देना है। फॉर्म में कंटेनिंग द पार्टिकुलर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट accompanied by documents relating to registration of the establishment, proof and identity and address on the श्रम सुविधा पोर्टल पर करना है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है श्रम सुविधा पोर्टल है उस पर करना है, एज बी डिजाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डिटेल्स अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट। तो आप फॉर्म 1 में तो अप्लाई कीजिएगा, लेकिन साथ में उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है आपका जो कह रहा है वो डॉक्यूमेंट्स को भी देना है, और आपको श्रम पोर्टल पर डालना है। वो पहला बोलता आपका फॉर्म 1 ही है, कह रहा है। ए नंबर बी कह रहा है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए वेयर एप्लीकेशन, देखिए हम भी वो सेक्शन 3 पढ़ा रहे हैं, रूल 3 पढ़ा रहे हैं। सेक्शन 3 और रूल 3 में अंतर नहीं है। सेक्शन 3 बताया है कि क्या होगा, रूल 3 उसके डिटेल्स को किया है, तो आपको दोनों लेकर के आपको नोट्स में हम इसको ऐड कर देंगे, हम ऐड करके देंगे आपको हम। तो पता है वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 पहला करना is complete in all respects, the certificate of registration shall be issued in form 3 electronically forthwith। कहता है कि आपका अगर वो कंप्लीट है तो आपको कहता है कि आपको तुरंत उस सर्टिफिकेट को आपको है जो इशू कर दिया जाएगा, फॉर्म 3 में कर दिया जाएगा forthwith, but in any case not later than 7 days from the date of submission of complete application। लेकिन कहता है कि आपका अगर नहीं हो पाया तो किसी भी हालत में उस 7 दिन से ज्यादा नहीं जाएगा जिनसे आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया है। प्रोवाइडेड दैट कहता है
if the certificate of registration not issued within the period, जो पीरियड बोल रहा है, माने पीरियड क्या बोल रहा है, फोर्सबिट नहीं दिया, 7 दिन के अंदर नहीं दिया तो बोल रहा है certificate not within the period specified that the assembly shall be deemed to have been registered and certificate of registration shall be auto generated in form 3. तब अगर नहीं हो रहा तो आपका हो ऑटो, अगर वो आपका रिजेक्ट भी नहीं किया है तो वो ऑटो जनरेटेड हो जाएगा, फॉर्म 3 में आपका ऑटो जनरेट होकर आपको दिखाने लगेगा। यही बातों को बोला जा रहा है। तो ये बात, ये और इसमें और आ रहा है, एक ही पॉइंट नहीं आ रहा है इसमें, वो जो एक पॉइंट लिख दिया साथ में आ रहा है, लेट फी फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डे फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन उसका हुआ उसके 60 दिन के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको है जो लेट फी लगेगा, लेट फी के साथ आपको जमा करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब जो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जो मिला है वही रहेगा, आप जिस चीज के लिए लिए हैं वही चीज का रहेगा, सर्टिफिकेट आपका रहेगा। अगर कहता है वेयर एम्प्लॉय फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सब रूल 1, पहला जो बोला है, रजिस्टरिंग ऑफिस अंडर द कोड में बी ऑर्डर डायरेक्ट सच कंप्लाई सच रिक्वायरमेंट विद इन द टाइम स्पेंड। अगर कह रहा है कि आपने जो फॉर्म भरा उसमें पूरा चीज डिटेल्स नहीं है तो आपको वो लिख करके देगा कि आप इसको कंप्लाई करके दीजिए, वो एक टाइम देगा, इतने टाइम के अंदर में आपको कंप्लाई करके देना है, यही है। और कहता है कि अगला पॉइंट बोल रहा है कि जस्ट अभी पढ़ा, बस आपको क्लियर कर रहे हैं कि कैसे पढ़ाना है। An employer of establishment already registered under the any other central level laws for the time being in force shall within 6 month from the date of which rules come into force अपडेट the registered party informer। कहता है कि आपने कोई एस्टेब्लिशमेंट को कोई दूसरे लेबर लॉ के पहले आप करा लिए हैं, आपका रजिस्टर्ड है, तो क्या करना है कि ये जब लागू हुआ है, ये आपका लागू हुआ है आपका ये आपका 8 मई 2026 से लागू हुआ है। ये जो रूल जो है आपका 8 मई 2026 हुआ है, तो 8 मई 2026 से 6 महीना के अंदर जो आप किसी और से किए तो आपको जो है आपको सेंट्रल रूल के तहत फॉर्म 1 में आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। फॉर्म 1 में आपको करता है, पर नो सच कैंसिलेशन शैल बी मेड अनलेस द एस्टेब्लिशमेंट हैज गिवन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। कहता है कोई भी आपने रजिस्ट्रेशन को अप्लाई किया है तो आपको उसको कैंसिलेशन नहीं ऐसे कर देगा, आपको ऐसे नहीं कैसे करेगा, आपको पहले वो शो कॉज देगा, शो कॉज भाई क्यों नहीं आप किए हैं, और वो विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज अगर इलेक्ट्रॉनिकली बाई स्पीड पोस्ट टू व्हाई द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसिल्ड। आपका देगा कि भाई क्यों नहीं आपका कैंसिल किया जाए, आपने गलत किया तो वो आपको शो कॉज देगा, सही जवाब दे दीजिएगा तो नहीं कैंसिल होगा। अगला है एम्प्लॉयर शैल कोड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन डॉक्यूमेंट्स। अब क्या करता है कि आपको जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, अब जो भी चीज अप्लाई कीजिएगा तो उसी रजिस्टर नंबर से ही आपको है जो अप्लाई करना पड़ेगा, वो नंबर आपका रहेगा, कोड मिल जाएगा आपको इस कोड के अनुसार ही आपको करना है। यही पॉइंट को बोला जा रहा है, एनी चेंज इन द पर्टिकुलर फर्निश इन फॉर्म 1 शैल बी अपडेटेड ऑन द portal by the employer within 30 days of such change where the application for amendment is complete in all respects. The amendment certificate of registration shall be issued electronically in form 3 not later than 7 days from date of submission of complete application, failing which amended certificate of registration shall be auto generated। कहता है कि अगर आपने जो फॉर्म दिया है, आप कोई भी इस पे चेंजेस किए हैं, आप कोई भी चेंजेस किए हैं तो उसको तो एम्प्लॉयर जो है 30 डेज के अंदर में उसको है जो अपडेट कर देगा, उसको 30 डेज में अपडेट करेगा और उसके बाद तब उसको है जो अमेंडेड सर्टिफिकेट है और रजिस्ट्रेशन का है जो इलेक्ट्रॉनिक इश्यू हो जाएगा 7 दिन के अंदर, फॉर्म 3 में उसको इश्यू हो जाएगा। इसी बातों को बोला जा रहा है। रजिस्टर अगला बोल रहा है, आपको देखिए कहाँ से कहा, फॉर्म 1 से फॉर्म 5 देखिए, फॉर्म रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल मेंटेन इन फॉर्म 5 showing the particulars of establishment in relation to which certificate of registration have been issued। अब फॉर्म 5 में रजिस्टरिंग जो ऑफिसर रहेगा वो फॉर्म 5 में एक फॉर्म 5 रहेगा, उसमें मेंटेन करेगा कि सर्टिफिकेट है जो किस लिए इशू हुआ है, किस एस्टेब्लिशमेंट के लिए इशू हुआ है, ये बातों को बोला जा रहा है, यही चीज है। क्लियर हुआ बात को? थोड़ा देखिए, तो आपको दोनों मिलाकर के पढ़ना पड़ेगा, आप खाली एक चीज को मिलाकर के नहीं पढ़ सकते आप हैं। ये अगर ये बोले कि ये मैंने बोला कि ये सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 अगर ये रूल है तो अगर हम कोड में जाते हैं तो कोड का ये पॉइंट कोड को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, कोड वाला पॉइंट को, कि हमको वो भी कोड के पॉइंट को भी करना है। जैसे कोड को मैं लाया, एक कोड को देखिए,
ये कोड का है। अब बोलिए, इसको पढ़िए। जस्ट आज डेमो क्लासेज है, आपको समझा रहे हैं। रेगुलर क्लासेज पर कल या परसों से स्टार्ट होगा आपका। ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 के साथ में रूल 3 अटैच है, दोनों को पढ़ना है। क्लियर? आप लोग कुछ बोलो। क्लियर है ओके, सर। नहीं पूछोगे तो सर आप मेरी बात को देखिए। अब क्या है कि ये पढ़ेंगे तो वो साथ में मिलाएंगे। हम जब पढ़ाने लेंगे तो दोनों मिला के पढ़ाएंगे हम, कोड रूल मिला करके। क्या है कि खाली सिर्फ कोड पढ़ाने से हमको कुछ नहीं मिलने होने वाला है। अब देखो एक और दिखाते हैं। अब कहता है, ये देख लीजिए, मैंने बगल में लिख दिया है, देखिए। अब देखिए, कहता है नोटिस ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ कमिटमेंट एंड सेसेशन ऑफ ऑपरेशन। अब देखिए, इसके लिए करता है कि एम्प्लॉयर शैल नॉट कमेंस ऑपरेशन विदाउट सेंडिंग नोटिस इन फॉर्म 7 में 30 डेज प्रायर टू सच अथॉरिटी। अब तो बोल रहा है कि सच अथॉरिटी, अथॉरिटी का नाम नहीं लिख रहा है। अब देखिए, हम जाएंगे तो पहले इसको कर इंटीमेट द सेशन ऑफ ऑपरेशन 30 डेज प्रायर टू द कंसर्न अथॉरिटी। अब देखिए, हम जा रहे हैं इसमें, कोड में जा रहे हैं, सॉरी कोड रूल में जाएंगे, रूल में जा रहे हैं। देखिए, अब देखिए लिख रहे हैं ना, एम्प्लॉयर्स है विद इन 30 डेज ऑफ द क्लोजिंग द अदर देन माइंस के बारे में लिख रहा है। इंटीमेट टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर आल्सो द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर having jurisdiction of area with a statement is situated in closing of the inform 2 certificate of the payment of all dues as statutory returns the worker in private में। इसके बारे में लिखा है। अब लिखता है इसके बारे में, in the case of mine, the employer of every mine shall give not less than 30 day prior notice of commencement, reopening session and discontinuance or amendment operation or closing of mine in form 7। इसमें फॉर्म 7 में देना आपको है, ये कह रहा है आपका। इसमें फिर बोला जा रहा है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट में जाइए। आप जो रेगुलेशन में जो पढ़ते थे नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, ये चला आ गया है आपका। जो हमारा जो रेगुलेशन 8 था सीएमआर का, वो सीएमआर का जो चला गया, ये माइन रूल में चला आया है। ये माइन रूल में चला गया, माइन रूल के रूल 7 और सेक्शन 10(11) में आपका चला गया है, यहाँ पर आ गया है। ये आप जो माइन रूल में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट पढ़ते थे, अब यहाँ आ गया है। देखिए इसमें थोड़ा चेंज है। जो आप देखिए इसमें कह रहा है, एट एनी प्लेस इन एस्टेब्लिशमेंट एन एक्सीडेंट अकर्स resulting in death, the employer of establishment मतलब mine shall inform to the किसको inform करना है, इंस्पेक्टर को inform करता है forthwith in a notice in form 11, form 11 and inform electronically by telephone to the chief inspector facilitator। अब किसको करना है, चीफ इंस्पेक्टर को करना है, इंस्पेक्टर को करना है, डीएम को करना है, सब डिविजनल ऑफिसर करना है, और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जुडिशियल पुलिस स्टेशन एंड द फैमिली मेंबर ऑफ किन और विक्टिम। ये भी लिख रहा है हमें। अब देखिए यहाँ भी अब चलाया है आपको, ये जाना पड़ेगा। अब हर में आपका चेंजेस हुआ है। अब देखिए कह रहा है, आप एक चीज और गौर कीजिएगा कि सेकंड पॉइंट बोल रहा है, आपको कह रहा है कि आपको फॉर्म, आपको उसको तो फॉर्मफिट करना ही है, और आपको फॉर्म 11 में आपको नोटिस देना है, इलेक्ट्रॉनिक भेज देना है, ये भी आपको देना है।
आपको 11 में देना है इन्फो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, ये भी दोनों काम कह रहा है। इसको पढ़िए, चाहे पढ़िए, कुछ पूछ रहा है पूछिए, पहला पॉइंट पढ़िए तो कोई आदमी। Where at any पढ़िए। place in an establishment an accident occur हाँ तो resulting एस्टेब्लिशमेंट to माइन death, बोलिए, माइन, इसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोलिए, माइन बोलिए। अब एस्टेब्लिशमेंट मतलब माइन हो गया। resulting to death, the employer of अब the बोलिए। establishment या mine shall inform to the inspector cum facilitator forthwith in a notice in form 11 and inform electronically and by telephone to the chief inspector cum facilitator, inspector cum facilitator, district magistrate or sub divisional officer and the officer in charge of the judicial police station and the family member or kin of the victim. हाँ, अब कह रहा है कि आप बोल रहा है कि आपको फोर्थविथ आपको इन्फॉर्म करना है, और फोर्थविथ इन्फॉर्म कीजिएगा, और आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको इस सबको इन्फॉर्मेशन दे देना है फॉर्म 11 में। पहले था ना 24 घंटा। सर एम्प्लॉयर मीन्स ओनर एजेंट मैनेजर है क्या सर? हाँ हाँ, तो लिखे है ना शुरू में, एम्प्लॉय में ऑनर एजेंट मैनेजर। एस्टेब्लिशमेंट इन द सेंस एस्टेब्लिशमेंट मतलब माइन। हाँ, बट एस्टेब्लिशमेंट मतलब आपको बता, इसको आप एक मिनट हम बता ही देते हैं इसको। ये जो हो गया, ये देखिए एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया माइन, हाँ ऐसा लिख दीजिए। और का मतलब हो गया ऑनर। लिखिए, आपको नोट पर मिलेगा ना, ये तो हमारे जस्ट आपको बता रहे हैं ना, अभी तो डेमो ठीक क्लासेज आपको क्लियर कर रहे हैं। ये मतलब हो गया, ठीक आज क्लासेज नहीं हो रहे हैं, मैं ऐसे ही एक रैंडमली सब आपको बता रहा हूँ, रैंडमली ठीक बता है, रहा हूँ। अभी तो पूरा समझ में हाँ, आया। तो फॉर्म 11 में करना है, फोर्थ विथ करना है। देखो अंडरलाइन कर देंगे, पढ़ाएंगे तो अंडरलाइन कर, फॉर्म फोर्थ में किसको किसको करना, फिर और फिर इलेक्ट्रॉन इसको तो फोर्थ विथ कर ही देना है, आर आई जिसको इंस्पेक्टर को, और इन लोग को है जो आपको फिर इलेक्ट्रॉनिकली इन लोग को दे देना है। पुलिस स्टेशन जुडिशनल मतलब होता है जो आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन होगा, मान लिया अब रामगढ़ में, तो आपका जो माइन जिस थाने में पड़ता है उसको इन्फॉर्म करना है, आपका माइन जो थाना में पड़ता है उसको इन्फॉर्म, और साथ साथ उसके फैमिली मेंबर को भी, आपको जो उसके भी घर में खबर दीजिए। किन ऑफ द विक्टिम बोले तो? किन मैंने बच्चा उच्चा किन हो गया, विक्टिम का किन, उसके फैमिली का जो मेंबर्स अदर होगा, फैमिली में किन आपका हो गया। अब आइए कहता है, जस्ट क्लियर करेंगे ना क्लास में, तो एक एक चीज इतना आसानी से थोड़े पढ़ाई होगा, नया चीज आ गया तो पढ़ाने में टाइम लेंगे ना जी। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, बहुत गौर करने वाला कहता है, वेट एनी प्लेस इन एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट मतलब माइन, माइन अभी भी एस्टेब्लिशमेंट मतलब माइन है ना सर? माइन, हाँ पूरा माइन, ठीक माइन। ठीक ठीक। एन एक्सीडेंट अकर्स, जब एक्सीडेंट होता है, और रिजल्ट इन बॉडली इंजुरी by reason of which the person injured is prevented from working a period of 48 hours or more immediately। ये देखिए, एक कीजिएगा, following exchange employer of the sleeping shall inform 11 within 12 hours of the completion of 48 hours electronic to the inspector cum facilitator। यहाँ भी बदला है, यहाँ भी बदल दिया है। कह रहा है वेयर एट एनी प्लेस इन द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब माइंड में अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के कारण आपका बडली इंजुरी हो रहा है, मतलब कि अभी वो डेथ नहीं किया, वो डेथ वाला केसेस में भी नहीं बोल रहे हैं, बडली इंजुरी हुआ है, बाय रीजन ऑफ विच द पर्सन इंजोर्ड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग फॉर ए पीरियड ऑफ 40 आवर्स और मोर इवन फॉलोइंग द एक्सीडेंट। कह रहा है कि अगर जो एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट के कारण वो व्यक्ति वो व्यक्ति है 24 घंटा 48 घंटा उससे ज्यादा अपने काम पर नहीं आ पाएगा, मतलब वर्किंग पर नहीं जा सकता है।
मतलब कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, माइन में एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट के कारण वो जो है 48 आवर्स या 48 आवर्स या इससे ज्यादा या और मोर अपने काम पर नहीं आ पा रहा है। इस पॉइंट को ही बोल रहा, नहीं आ पा रहा है। द एम्प्लॉयर ऑफ दिस, एम्प्लॉयर मतलब ऑनर एजेंट मैनेजर, एम्प्लॉयर का मतलब हो गया ऑनर, तब क्या करेगा, ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ माइन इन एस्टेब्लिशमेंट माइन, इट शैल इन्फॉर्म इन फॉर्म 11। तो क्या करेगा, फॉर्म 11 में आपका है जो आपका इन्फॉर्म करेगा विद इन 12 आवर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 48 आवर्स, विद इन 12 आवर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 48 आवर्स इलेक्ट्रिकली टू द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। कहता आफ्टर, जब 48 आवर्स हो गया है, मतलब कि उससे ज्यादा होना, तो उसके 12 घंटा के अंदर में आपका है जो वो आपका है जो इन्फॉर्म कर देगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, फॉर्म 11 में कर देगा। समझो, पढ़ो 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 पढ़ो, हमको इसको और शॉर्ट हिंदी में समझा देंगे इसको हम, और छोटा अच्छा इंग्लिश हिंदी में समझा देंगे। पढ़ो इसको, क्या तुम समझे, पढ़ो तो, पढ़िए, पढ़ो यार, राहुल पढ़ो, खाली फोने में बोलते हो हमको, पढ़ो ना जी। आवाजें Where खत्म, at रुका हो any हाँ पढ़ो। notice of accident and dangerous occurrence, where at any हाँ establishment an accident occur resulting to death, the employer of the establishment shall inform to the inspector cum facilitator forthwith in a ये notice देखिए form. एक मिनट, एक यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर कह रहा है रिजल्टिंग इन डेथ, ये डेथ है, ये डेथ, गौर करो, ये आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है डेथ पर, पहला पॉइंट आया डेथ, पहला पॉइंट आ रहा है डेथ। तो डेथ के केसेज में आपका जो है डेथ आ रहा है, हाँ डेथ, पहला आ रहा है डेथ, आप इसको पहला डेथ में बोल रहा है कि आपका फोर्थ वीक। क्लियर, पढ़ो, आप पढ़ो और क्लियर होगा, पढ़ो। The employer पढ़ो of the ठीक पढ़ो, establishment पढ़ो shall inform to the inspector cum facilitator forthwith in a notice in Form 11 and inform electronically and by telephone to the chief inspector cum facilitator, inspector cum facilitator, district magistrate or subdivisional officer and the officer in charge of the judicial police station and the family members or kin. मतलब विक्टिम में किन का, हाँ जो जिसका ये हो गया है, जिसका विक्टिम मतलब हो गया जिसका डेथ हुआ है, जिसका डेथ हुआ है उसका उसके बारे में बोला जा रहा है, उसके परिवार को देना है, उसके बच्चे को देना है, इन्फॉर्म कर देना है, उसके जो किन होते हैं उनको इन्फॉर्म कर देना है, वही पॉइंट को बोला जा रहा है, उसी पॉइंट को Sana kurza özgürlükten gongu yapı geldi. Bahçeli tercih mo. Bahçeden konuyu için mecbur sama hosta. Mümkün yapamıyoruz. Akelay. समझे बातों को, तीन ऑफ द मतलब कि फैमिली मेंबर्स को देना है, तीन ऑफ द विक्टिम, उसके बच्चे को, उसके परिवार को, उसके रिलेटिव्स को, वो सबको इन्फॉर्म करना है, जो जो आपके बुक में है उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि डेथ हो गया उसका है, ये भी काम कह रहा है। क्लियर हुआ बात को, डेथ वाला केस में वेरी वेरी क्लियर सर। सबमिट करना है, डेथ में क्या बोल रहे हो, डेथ में फोर्थ बिट करना है तुरंत, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोलो। हाँ बाकी सबको देना है, उसको तो तुरंत कर देना है, अब बाकी को इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म करना है, और बाई टेलीफोन। इलेक्ट्रॉनिकल इन द सेंस ओनली टेलीफोन होता है सर। इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप मेल कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए उसको,
उसको एसएमएस अच्छा कीजिए। व्हाट्सअप इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल हो गया, देन मैसेज हो गया। अब व्हाट्सअप जानते हो तो व्हाट्सअप भी, व्हाट्सएप से वैलिड होते नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये सब से आप इसको इन्फॉर्म कॉल कीजिए। डेथ के केस में फोर्थ वीक फॉर आपको इतना लाइन जो लिखे हैं, इतने लाइन को आप एक लाइन में इसको समझिए कि डेथ के केस में अगर किसी व्यक्ति क्या की सर? डेथ हो जाती है तो आपको क्या किस करना चीज है, को? डेथ में आपको फॉर्म 11 में फोर्थविथ इन्फॉर्म करना, एक लाइन या फॉर्म 11 में कीजिएगा। क्लियर बात हुआ? क्लियर। ये पूरा का मतलब हो गया, आपको फॉर्म 11 में करना है आपका डेथ के केस में, आप आरआई को, आप इंस्पेक्टर को फोर्थविथ करना है, बाकी को आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको मैसेज करके कर देना। एक लाइन में ही हो गया। दूसरा लाइन में जाइए। दूसरा लाइन में डेथ नहीं है, दूसरा लाइन में डेथ नहीं है। दूसरे लाइन में बोलता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के कारण वो व्यक्ति 48 घंटा या उससे ज्यादा अपने काम पर अनुपस्थित रहता है, तो उस केसेज में आपको फॉर्म 11 में इन्फॉर्म करना है। कब करना है? जब उसका 48 बीत जाए, उसके 12 घंटा के अंदर करना है, उसके 12 आवर्स के अंदर में कर देना इन्फॉर्म। पढ़िए इसको, नंबर 2 को। पढ़िए हाँ पढ़िए, हाँ जैसे हाँ। पढ़ रहे थे पढ़िए ना भाई। ये 2 लाइन देखिए, एक 2 लाइन में हो रहा है। विदिन 12 आवर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 48 आवर्स, वो लिख रहा है। आप मतलब लास्ट 40 लाइन आवर्स, पढ़िए, 48 आप आवर्स लास्ट पढ़िए absent फॉर्म होने। 11 विद, हाँ हाँ देन सर सर 48 सर अब सर एब्सेंट हुआ तो उसके तो 12 आवर्स के अंदर में आपको करना है। यही तो 2 पॉइंट आपको जानना, कितना आ रहा है? 2 पॉइंट तो आ रहा है। पहली इफ बार पढ़ा इंजुरी रहे बड़ा पर्सन सा तो आल्सो। या when injured person absent from duty for more Absent than more than 48 hours, was 48 hours or more, 48 hours or more, then नोटिस आपको देना है, किसमें देना? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को इन्फॉर्म 11 15 आफ्टर within 12 hours after the after completion completion of of the 48 48 hours। hours 48 hours समझ गए सर। after completion of 48 hours। 48 इसको दिमाग में 48 रखना आवर्स है। होने के बाद। बाद, या बिल्कुल हाँ, सही समझा, होने 48 के आवर्स होने के बाद, बाद विद इन 12 आवर्स का अंदर बा- हम लोग नोटिस देना है इंस्पेक्टर का हाँ फैसिलिटेटर। हाँ, यहाँ पर खाली इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोला जा रहा है। यस सर। कौन को समझिए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप ठीक से करिए तो हम इसको 4 दिन में खत्म कर देंगे हम आपको। लेकिन आपके समझने के बाद इसका फिर आपका बहुत सारा एमसीक्यू ले लेंगे हम। इसमें हमको 1 फिर हफ्ता वेरी समय चाहिए, 1 वीक, 8 डेज वेरी में वेरी क्लियर। आपका सेंट्रल रूल और ये दोनों खत्म हो जाएगा, आपका एमसीक्यू करा देंगे हम 7 से 8 दिन बस, सर उससे ज्यादा नहीं सर चाहिए समय। कॉम सर बोलो बोलो कॉम फैसिलिटर किसको बोलते हैं? कॉम फैसिलिटर, क्या? कॉम फैसिलिटर। नहीं नहीं इस ए भाई तुम लोग बताओ यार, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटी। हेलो। अगर बोलेंगे पुराना। ड्राइवर कम गार्ड, एक मिनट हम इसको समझा देते हैं। ड्राइवर ड्राइवर कम गार्ड, गार्ड, ड्राइवर भी है कम गार्ड। गार्ड का मतलब क्या होगा कि ड्राइवर भी रहेगा, गार्ड का भी काम करेगा, जी सर। तो इंस्पेक्टर भी क्या काम करेगा? फैसिलिटेटर का भी काम करेगा, बताएगा भी वो पॉइंट के नहीं आ जाएगा कि ये माइंड में फर्क बताइए। फैसिलिटेटर आप तो हिंदी में क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? फैसिलिटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान नहीं आ रहा है। प्रोवाइडर। प्रोवाइडर, यस, प्रोवाइडर। आप उसको प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। जी सर। मतलब कि दोनों काम करेगा, वो दोनों काम करेगा।
मतलब कि देखो हिंदी में निकाले हैं, फैसिलिटेटर का अर्थ हिंदी अर्थ है सुविधादाता। सुविधादाता सुविधा जो प्रदान करता है, सूत्रधार, सहायक या कोऑर्डिनेट करता है, वह व्यक्ति या संस्था है जो किसी कार्य बैठक या प्रक्रिया को आसान बनाता है और लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मार्गदर्शन करता है। मतलब कि उसको जो है ठीक करने में उसको हेल्प भी करेगा कि कोई सेफ्टी है, मान ली माइंस पर मान ली कि बहुत ज्यादा रूफ फॉल होने की संभावना है, बेंच फेलियर होने की, तो वो खाली लिख के नहीं आ जाएगा क्या बेंच पर वो वायलेशन नहीं, वो बताएगा भी सुविधा की कैसे बेंच ठीक होगा, कैसे रूफ फॉल को कम किया जा सकता है, कैसे गैसेज को कम किया जा सकता है, वो टोटल चीज को बताएगा, उसी को फैसिलिटेटर बोलते हैं। और इंस्ट्रक्टर क्या क्या होगा, वो पॉइंट आउट भी करना है, वो इंस्ट्रक्टर का भी काम करेगा और देन फैसिलिटेटर का भी काम करेगा, दोनों काम करेगा। खाली जी इंस्ट्रक्टर सर। नहीं है, खाली फैसिलिटेटर नहीं है, दोनों है वो। अब इंस्पेक्टर। बोलो जी, किसी को दिक्कत है तो पूछो भाई। हम आप लोग कोड कोड कर रहे थे, कोड ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए तीसरा पॉइंट में आइए, अब आइए तीसरा पॉइंट में। कहता वेयर इन एनी एस्टेब्लिशमेंट डेंजरस अकरेंस, सब रूल 4, ये लिखता सब वही है जो आप रेगुलेशन 8 में पढ़ रहे थे। डेंजरस अकरेंस के बारे में क्या क्या था, कि जैसे क्या क्या था, वाइंडिंग रोप का टूटना, हॉलेज के रस्सा को टूटना, माइंस में गैस निकलना, इरप्शन ऑफ वाटर हो जाना, फिर आपका यही सब जो टोटल था वो सब डेंजरस अकरेंस कहलाता था। वो डेंजरस अकरेंस का मतलब दूसरा होता है, डेंजरस अकरेंस, ये सब डेंजरस, उसमें किसी का हानि नहीं हुआ, डेंजरस अकरेंस हो गया, वो हो गया। तो वो बोल रहा है कि वेर एनी माइन एस्टेब्लिशमेंट मतलब माइन डेंजरस अकरेंस whether causing any bodily injury or disability or not, the employer shall within 12 hours send an intimation to the inspector। आप कहता है कि in the case of dangerous occurrence, वो तो हो गया कि वो हो गया। अब डेंजरस अकरेंस के केस में आपको करना है, आपको पीछा है, आपको इंटीमेशन देना है, इंस्पेक्टर को देना है, फैसिलिटेटर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसडीओ को, आपको है जो इंटीमेशन देता है। प्रोवाइडेड दैट इफ द इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट a dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after notice effort in the अगर कहता है कि अगर डेंजरस अकरेंस के कारण अगर किसी का डेथ हो गया तो आपको जो पहला वाला है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो पहला में जो है फॉर्म 11 फोर्थ, इसी को फॉलो करना है, यही चीज को बोला जा रहा है, यही चीज को पढ़ाना है। एक हल्का सा चीज बता दिए, डिटेल में जाएंगे, हम जस्ट सबको समझा रहे हैं। यही आपका जैसे हो गया। अब कहता है कि देखिए इसी में आ रहा है आपका, वो आ गया डेंजरस अकरेंस में आ गया। अब देखिए कोड में आप जाइएगा, देखिए अब कोड में आप जा रहे हैं, अब हम कोड में जा रहे हैं, तो देखिए अब आप कोड में आ रहे हैं। अब देखिए कोड में आ रहे हैं, तो ये जो है नोटिस, अब हमको रूल में भी जाना पड़ेगा, तब मिल करके मेरा होगा। हम खाली वो पढ़ा करके नहीं रख सकते हैं। अब ये जो होगा तो उधर रूल को भी पढ़ाना पड़ेगा, ये दोनों को मिलाएंगे तब दोनों मिला करके एक होगा, इसको भी मिलाएंगे, दोनों को मिला करके पढ़ाएंगे तो आपका एक होगा, तब मेरा कंप्लीट होगा सिलेबस। यानी रूल और ये करीब करीब आपका ऐड हो जाता है बहुत चीजों में। अब एक्सीडेंट डेंजरस अकरेंस ये हुआ, नोटिस सर्टेन डिजीज, अब डिजीज में जाइएगा, डिजीज में आ गया तो जो रूल में डिजीज लिखा है ये बोल रहा है डिजीज, जो आपने पढ़ा था 9 में, रेगुलेशन 9 में कि आपको किसको इन्फॉर्म करना है, वो सब आपका आ गया, रूल में आ गया है, ये लिखा है काली डिजीज सब होगा। उसके बारे में पहले ये जो सर्टेन डिजीज के बारे में बोला था, तो अभी आपका जो है 2 तरह का उसने किया है। एक लिखा है नोटिफाइबल डिजीज, नोटिफाइबल डिजीज हो गया है, जो 29 लिख दिया है वो हो गया 29। ये मतलब हो गया कि 29 ये सभी के लिए है। ये जो नोटिफाइबल डिजीज है कोड के लिए है, ये कोड के लिए है, ये कोड के लिए है, कोड के लिए। कोड में क्या क्या आ जाता है, तो बोले तो डॉकयार्ड भी आ जाता है, डॉकयार्ड आ जाता है, फिर मैंने बोला फैक्ट्री भी आ जाता है, फिर मैंने बोला था ये सब शामिल हो जाता है। लेकिन जब माइन के लिए जाइएगा तो नोटिफाइड डिजीज आपका 29, लेकिन आपका नोटिफाइड डिजीज
मतलब माइंड में जो नोटिफाइड डिजिट आ गया है वो नोटिफाइड डिजिट आपका है, नोटिफाइड डिजिट जो है आपका है जो 8 ही है, 8 ही है आपका। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? जी सर। आवाज आ रही है? जी सर आ हाँ, रहा। तो नोटिफाइबल डिजिट 29 है, बट नोटिफाइड डिजिट 8। वो पढ़ाने लगेंगे तो बताएं। अब आपका था जैसे उसमें आपने माइंड सेट में पढ़ने गए थे, तो आप उसमें जो था उसमें आया था कमिटी, था कमिटी। अब कमिटी, वो सेक्शन 12 को कमिटी को हटा दिया गया, अब उसको सेक्शन 16 में बांटा गया, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड हो गया नाम, और उसको नेशनल बोर्ड ही बोलते हैं। नेशनल बोर्ड बोलिए, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। अब इसके बारे में लिखा है, अब इसके बारे में जाइएगा तो इसका लंबा चीज इसका देखिए क्या, तो कौन इसमें कौन कौन होता है, तो देखिए बदल गया सब। इसमें होता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर आपका बहुत सारा चीज है, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री के लिए होता है, माइन सेफ्टी बोर्ड के लिए होता है। ये टोटल चीज आपको शामिल किया गया है, सबका टेन्यूर भी बताया गया है कि किसका 5 मेंबर्स कहाँ से होंगे, स्पेशल इन्वाइटी में रहेंगे, टर्म ऑफिस ऑफ द मेंबर के कितना रहेंगे ये भी लिखा है, 3 इयर्स, पहले भी 3 रखा गया है। ये सबको आपको रूल में आ गया है, तो पुला करके आपको उसका फंक्शन जो होता है, फंक्शन का लिखिए सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब फंक्शन वही आपका है। उसका फंक्शन के बारे में हो गया यही आपका। अब पहले हम लोग जो किए थे कि सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे था, तो ये करीब करीब आपका सेम है, हल्का पल्का चेंजेस है आपका। वही जो रेगुलेशन 9A था, 9A को 20 में कर दिया गया, ये सेक्शन 20 है, कुछ कुछ चेंजेस है जो 9A को उसको बताया गया है। इसी तरह से हम पढ़ाना आपका स्टार्ट करेंगे। सेफ्टी अच्छा इसमें ऐड कर दिया गया, एक जो गया सेफ्टी कमिटी तो है, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर्स भी ऐड हो गया है। पहले सेफ्टी कमिटी में था कि आपका जो है आपका 100 मोर देन 100 पर्सन रहेंगे तो आपका सेफ्टी कमिटी है। अभी भी कहता है where 100 workers or more are orderly employed, employer shall appoint such number of safety officer who shall possess such qualification। तो बोलता है यहाँ पर बोल रहा है कि सेफ्टी ऑफिसर्स को आपको 100 से ज्यादा पर आपको करना है, लेकिन जहाँ 100 से ज्यादा व्यक्ति होगा तो वहां पर आपको सेफ्टी ऑफिसर को, पहले जो सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में था ये आपका रेगुलेशन में था, आपका एक पॉइंट का, अब आ गया ये रूल में बना दिया, इसको रूल में दे दिया गया, सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर उनेजर सभी दे दिया गया अभी है। और फिर आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्स द माइंड टू कंस्टिट्यूट सेफ्टी कमिटी। अब क्या करे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंटर में पहले क्या था ऑनर एजेंट मैनेजर, पहले क्या था ऑनर एजेंट मैनेजर जो है आपका है जो सेफ्टी कमिटी को करेगा, पहले वो था। अब करा सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर्ड द माइंड सेफ्टी टू कंस्टिट्यूट सेफ्टी कमिटी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब बोला सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आ गया है, और उसमें जो उसी के बारे में जो है डिटेल में बाद में लिखा कौन कौन रहेगा नहीं रहेगा वो हम बाद में। आप अब इसके बारे में जो डिटेल जाइएगा, देखिए ये तो लिखा, आप सेफ्टी कमिटी के बारे में जाइएगा तो फिर आपको यहाँ मिलेगा, आप कोड में चले जाइए, जैसे हम निकाल रहे हैं ये, अब देखिए कोड में आ जाएगा, तो कोड में आपको मिलेगा, एक मिनट में बता रहा हूँ कि देखिए क्या डिफरेंस है, इसी को थोड़ा लिख करके पढ़ना पड़ेगा आपको, मिला मिला करके पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ाया होगा। अब देखिए इसको आ जाइए, अब देखिए आप आइए सेंट्रल रूल, वहां तो लिख दिएगा भाई होगा सेफ्टी का नहीं बनेगा। अब देखिएगा इसमें आपका आएगा रूल 16 में शायद है, हाँ रूल 16 में आपका आ गया है टेक्निकल कमिटी, रूल 16 14, देखिए सेफ्टी कमिटी यहाँ भी लिखा है, ये तो है, फिर डिटेल में जाएंगे कितना होगा सब होगा आपको बताएंगे। ये सेफ्टी कमिटी, सॉरी अब देखिए कंपोजिशन के बारे में यहाँ आ गया है सेफ्टी कमिटी। अब देखिए यहाँ करा है सेफ्टी कमिटी सेल, देखिए सेफ्टी कमिटी के बारे में कह रहा है कि सेफ्टी कमिटी, हाँ सेफ्टी कमिटी, अब बोलता है सेफ्टी कमिटी शेल कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑपरेटर, ये कह रहा है एंड वर्कर और इम्प्लाई का दोनों का इक्वल होगा, लेकिन वो किसी हालत में 20 से ज्यादा नहीं होगा, वो नॉट मोर देन 20 कहता। अब ये 20 से ज्यादा, पहले क्या था 13 था, 13 था आपका, अब बोल रहा है 20 से ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है आपको है। और इसी चीज को सब चेंज किया गया है, टोटल करिकुलम चेंज आपका बहुत सारा है। इसी को पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा हमको, रख दीजिएगा तभी तभी डिटेल में पढ़ाएंगे, आप लोग बोलिए यही सब है, अभी दिल करेंगे
तो कंप्लीट डील करेंगे हम। आज डील नहीं कर रहे हैं हमें, आज आपको बता रहे हैं कि क्या है हम जो पढ़ाएंगे। तो कोड जो हो गया आपका, कोड भी रहेगा, कोड और रूल को, कोड को प्लस सेंट्रल रूल को साथ में मिला करके पढ़ना है। ये दोनों को मिलाएगा तो आपका कंबाइंड पढ़ाई आपका हो जाएगा खाली ई रूल के लिए। देन जो रेस्क्यू रूल होगा वो थोड़ा अलग होगा। माइंड रूल जो पहले था ये दोनों मिला के रेस्क्यू रूल फिर पढ़ाया जाएगा, फिर VT रूल पढ़ाया जाएगा, VT रूल भी हो जाएगा आपका, और रेस्क्यू रूल VT रूल साथ में हो जाएगा। और आपका CER हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि ये जो होगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, ये इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये जो होता है एक्ट से गवर्न होता है, ये कोर्ट से नहीं होता है, कोर्ट के द्वारा नहीं है, ये एक्सप्लोसिव एक्ट के द्वारा होता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया जाएगा। आपका अगला से रेगुलर क्लासेज होगा, चैप्टर 1 से होगा, डिफिनेशन से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, परिभाषा से लेकर के वहां तक जाएंगे। 1.5 घंटा का क्लास होगा, 1 से 1.5 घंटा के बीच में क्लास होगा, ये पढ़ाई आप लोग का है। और जिसको जो नहीं ज्वाइन किए हैं तो मैं उनको ये नहीं बोला कि आप ज्वाइन कर लो, मैं उनको ये नहीं बोलने जा रहा हूँ आप ज्वाइन कर लो। अगर आपको पढ़ना है, अगर करना तो ज्वाइन शुरू में ही कीजिए, बाद में फायदा नहीं होता है। बाद में सोचेंगे मैं बाद में ज्वाइन करूंगा तो मैं पढ़ लूंगा, तो नहीं तो कोई फायदा होता नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो शुरू से ज्वाइन कीजिए, क्या कोर्सेज आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसको फिर समझ में आता नहीं है। वो चाहता हमको PPT मिल जाए और हमको रिकॉर्डिंग, तो उससे बहुत फायदा नहीं है। सामने में जो डील करेंगे वो ज्यादा बेहतर होता है, ऑनलाइन मेरा डील होता रहेगा। चलिए किसी को पूछना है तो बोलो, बोलो जी राहुल, बोलो, पूछना है, नाम तो उसी का जानते हम सिर्फ हैं। राहुल हम नेक्स्ट तुम्हारे ही क्लास नाम कब से जानते, तुम होगा फोन। सर? नेक्स्ट क्लास कब नेक्स्ट से भेजा क्लास था, कब तो से मैसेज यार होगा? हमको मैसेज किया था। माइन पोर्टल वाले नहीं है लाइन पर, हैं कि नहीं? नहीं है। अच्छा सर, एक चीज पूछना था सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे एक्टर रूल आया है सर, वैसे MMR भी आएगा सर? बिल्कुल। अरे यार ये दोनों के लिए है, अरे ये दोनों के लिए है। हाँ सर, हाँ सर। अरे यार तुम कैसा जब बात करने लग गए अब हमसे हो। ये कोड जो है ना, ये कोड जो है, कोड जो रूल है, कोड और रूल CMR कोल वाले के भी है प्लस मेटल वाले के भी है, दोनों के लिए हाँ एक सर, ही हाँ सर, है। क्लियर। हाँ सर, समझ गए सर, क्लियर है। अब अंतर आएगा, CMR में आएगा और MMR दोनों आ रहा है, हाँ हाँ, वही सर वही चीज पूछ रहा दोनों था। आएगा। हाँ सर अभी हाँ। CMR भी चेंज होगा क्या सर? हाँ बोलो। पूरा चेंज तो कैसे नहीं चेंज होगा यार। ला ले तुम अब पूरा रामायण कर दिया, अब सीते जी के बारे में पूछ रहे कौन थी। अरे यार तुम भी तो गजब हो यार। देखो पहले नोटिस ऑफ एक्सीडेंट क्या था, फॉर्म 4A में था, 4A ना था, जी सर। 4B से खत्म हाँ, हो पहले गया ना। फॉर्म 4 में। अरे खत्म हाँ हो हाँ गया सर, हाँ, अभी सब, खत्म हो गया 24। सर। अरे तो देख रहे हो सब बदल गया है, हाँ हाँ सब हाँ। बदल गया हो है, तो गया वो भी ना बदलेगा यार। अरे तो वो भी ना बदलेगा, इसलिए तो एग्जामिनेशन नहीं हुआ तुम लोग का, ये पूरा बदल गया ना। हाँ अब हाँ कोर्ट में पढ़ाओगे जी। कुछ फॉर्म में ये लिखा हुआ, उसे फॉर्म तक क्या आंसर दोगे तुम? तो दोनों इसलिए नहीं हुआ जा, इसमें सेफ्टी कमेटी लिख रहा है कि 20 से ज्यादा नहीं होगा सर, उधर लिख रहा 13 वो है, उसमें सेफ्टी ऑफिसर से अपॉइंटमेंट अलग दिए, उसका अलग दिए हुए अपॉइंटमेंट, सबका अलग अलग है। देखो अपॉइंटमेंट भी सबका अलग अलग है, देखो कैसे किया है, चेंजेस किया है सब में, दिखा देते हैं। देखो देख चेंजेस किया है, ये जो है चेंजेस किया है कोड में आपका जो है, कोड में नहीं रूले में दिया हुआ है, रूल में दिया हुआ है ना। हाँ रूले में दिया हुआ है, रूल में है। देखो रूल में में लास्ट में दिया हुआ है। बहुत मेहनत करके पढ़ के बनाया यार, बहुत मेहनत की है हम इसमें, बहुत दिनों से हम पढ़ रहे थे। अभी रेस्क्यू सर ये सब सेफ्टी बन रहा है, ऑफिसर रेस्क्यू का ही रूल तो अभी था पहले। क्या बोल रहे हो? सर पहले क्या सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर ऑफिसर, का क्या नहीं हो था गया बीस सेफ्टी हजार ऑफिसर को? क्यूबिक मीटर नहीं नहीं, सेफ्टी ऑफिसर का पहले था ना सर कि 20,000 अब क्यूबिक देखो ना मीटर ये तो लिख सेफ्टी दिए ऑफिसर हैं। रखना है, अब हो गया 100। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। ये मैनेजर का है।
सबका अलग, मैनेजर का भी बदल गया है, ये कोल अभी क्या है का सर, मैनेजर का। इंटेंट हुआ? हाँ, ये नया है, ये नया वाला अच्छा। है। वही तो बोलना चाह रहे हैं, सब नया मेटल उटल सबका एक में है ना, उन दोनों पढ़ाएंगे, साथ पढ़ाएंगे ना, मेटल को दोनों पढ़ाएंगे। इसमें तीनों का दिया, मिक्स माइन का देखो, अंडरग्राउंड कोल का अलग दिया है, ओपन का कोल का अलग दिए हुए हैं, अंडरग्राउंड मेटल, ओपन कास्ट मेटल और माइनिंग हैविंग अंडरग्राउंड मिक्स माइन का अलग दिए हुए हैं। वो अलग अलग है, ये बताएंगे तो पढ़ाएंगे ना पूरा, हम पूरा बताएंगे ना, बहुत लंबा चौड़ा है। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी बदल गया है, आईएमई पीएमई का अब अलग हो गया है, देखो ये अलग है, आईएमई पीएमई अलग हो गया, 109 चला गया है, इसको पढ़ाएंगे। अब का आपको तुरंत करना है, अब जो है ना कि मैं एंगेजमेंट मेडिकल मेडिकल में इन एनुअली अब हो गया, पर साल करना है पीएमई, पहले 5 साल में ना था जी, हाँ हाँ। पहले, अब हो गया पर ईयर करना है। फिर ये देखो लिखा है आपको, पीएमई करना है, ये एनुअली करना है, देखो, और कंडक्ट एज पर फॉर्म 9 के अनुसार, पहले था ना फॉर्म ओ के अनुसार था ना, पी या P1 के अनुसार था ना, पी या P1 के अनुसार था पहले, अब बदला है। वही चीज बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ेगा, समय अभी है, तो एग्जामिनेशन तो क्या है, अभी तो निकाल दे। मैंने फॉर्म को भी एक जगह कर दिया है, ये कौन हाँ रजिस्ट्रेशन अभी फॉर्म अच्छा। कौन है, नोट, हाँ, हम कर दिए हैं, पढ़ाएंगे सब बताएंगे, एक जगह फॉर्म को आपका कर दिए हम सब हैं, सब फॉर्म एक जगह किया हुआ आपका है, आराम से पढ़ लीजिएगा, सब एक जगह हम सजा दिए आपका है, और इसमें और चेंजेस करेंगे हम, अभी जब पूरा पढ़ाएंगे फिर शॉर्ट में ले आएंगे इसको हम। रिवीजन के लिए आपका एग्जाम का रिवीजन के लिए अलग ये आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, फिर सेकंड टाइम रिवीजन कराएंगे, उसका अलग पढ़ाई रहेगा, थर्ड टाइम रिवीजन कराएंगे तो अलग रहेगा, तो एग्जाम तक तो पढ़ाना ही पड़ेगा हमको ना। तो आपका इस तरह से पढ़ाई, इसलिए बोल रहा है जिसको ज्वाइन करना है तो राइट टाइम ज्वाइन करने के, बहुत लड़के को ये देखते हैं कि नहीं अब अभी पढ़े हैं तो क्या उसका सब छूट जाता है, फर्स्ट टाइम में जो पढ़ाएंगे सेकंड टाइम में नहीं ना, अब 2 लड़कों को हम स्पेशली पढ़ाने नहीं जाएंगे हम, ये आपका है। इसके इसको आपको जो पढ़ाएंगे अभी कोड पढ़ाएंगे, कोड हो गया, रूल पढ़ाएंगे, सेंटर रूल पढ़ाएंगे, रेस्क्यू रूल पढ़ाएंगे, और बीटी रूल, ये और आईआर को पढ़ा दें, ये इलेक्ट्रिसिटी सीईआर को, ये 5 चीज को हमको खत्म करना है। और जब रेगुलेशन आएगा तो करीब 1 महीना हम रेगुलेशन में ले लेंगे, 1 मंथ, 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, इसको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे फिर, तब आपका कोर्स हो जाएगा। इतना को पढ़ लीजिए, इसको फिर पढ़ लीजिएगा, लेकर के आ जाइए एग्जाम दीजिए। इस बार का एग्जाम ज्यादा इजी रहेगा आपको, क्योंकि इतना नया नया पूछ दिया है ना कि नहीं से उसको पूरा पुराना पूछ, अब इससे नया उसको क्या मिलेगा, तो कोडे रूल में वो लटका रहेगा, समझे। यही सर, यही सोच के तो धोखा हो इस जा बार रहा है हर बार। नहीं तो हम, सही बोला है सर वो। अरे बाबा धोखा तो ऑलरेडी तो पढ़ा चुके हैं यार, एनवायरमेंट पढ़ा दिए, लैंड पढ़ा दिए, तो पढ़ा दिए सब है, और तो सर हैं? आप इतना पिछले तो पढ़ बार के भी तो जाइएगा, सर देखे ना, बताया ना सर कोई सा पूछेगा क्वेश्चन तो आया था। पिछले बार 1952 से चल रहा था, तो नया पूछ रहा था, जानता, 1952 से चल रहा था, 1952 से चल रहा था, वो एक था 2025 का एग्जामिनेशन था। सोच लो, 25 साल इधर, 25 है, 50 साल, और 52 साल, 52 साल में कितना पुत्ते पुत्ते उठा गया था क्वेश्चन को, 52 साल हो गया था, 52 साल से पूछा जा रहा है, ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ मतलब अभी पूरा है, रजिस्ट्रेशन से 26, क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसलिए बोले बहुत ज्यादा चांसेज, इस बार रजिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा चांसेज है कि, और क्या, इतना पढ़ लीजिएगा तो पास कर ही जाइएगा, ऐसा थोड़े कि नहीं कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा तो कोई नहीं करेगा, मान के चलिए, पढ़ के ठीक ठाक जाइएगा तो कहीं नहीं कीजिएगा, राइट टाइम पढ़ के जाइएगा, सब चीज पढ़ के जाइए, शुरू से पढ़ के जाइए। अब पढ़ाई आप कहिएगा हम नवंबर में स्टार्ट करेंगे, दिसंबर जनवरी एग्जाम यही है। अब बोलो, तो थोड़ा कुछ तुम लोग को कुछ पूछना तो पूछो। आप लोगों को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल जिसको क्लास ज्वाइन कब से? करना, देखिए मेरा सजेशन है, देखिए हमको मतलब नहीं है कि आप
पढ़िए ना पढ़िए, पास ना कीजिए, वो आपके लिए होता है। लेकिन मेरा कहना है कि आप ऐसा पढ़ो कि निकल जाओ। मतलब हर साल पढ़ने से बेहतर जो छुट्टी लेते हो ना, एक ही बार पढ़ के निकाल के कहानी खत्म करो। और ज्वाइन करना तो शुरू से ज्वाइन करोगे तो हमको भी मन लगता है, पर शुरू से लेकर हम पढ़ाते रह जाते हैं। आप कोई अक्टूबर में आता, कुछ लड़का, बहुत सारे लड़के होते हैं जो एग्जाम के 5 दिन पहले को पढ़ने आ रहा है, कोई 10 दिन पहले ज्वाइन कर रहा है, तो नहीं हमको नोट दे दीजिए। अरे नोट देने से क्या होगा? इसलिए आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन पहले कीजिए, अगर पढ़ना जिसको करना है, नहीं करना है तो अपना अपना है। बहुत लोग चार्ट किए दिसंबर में एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एग्जाम आपका देखिए, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा इस बार, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये पता नहीं सेशन में पास हुआ है कि नहीं, वो पता चल जाएगा हमको, वो हम पता कर लेंगे। इसलिए मैं तो राहुल को तो मैं बोल दिया था कि एग्जाम अभी नहीं होगा, हाँ मैं तो सर बता बताया। दिया था उन लोग को। इसे तो मैं पुराना नहीं पढ़ाया, माइंड सेट पे जब हम कह रहे हैं इसको नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ाया ही नहीं इसको। इसलिए आप लोग ज्वाइन करना है तो राइट टाइम ज्वाइन कीजिए, जो भी करना है। जो नए लड़के हैं, जो पुराने हैं तो रहेंगे ही, उनकी दिक्कत नहीं है। और बोलो राहुल, तुम लोग और जो जो लड़का को पूछना पूछो, क्या तुम्हारे मन में है? नहीं अब इसको सर एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सर क्वेश्चन पूछेंगे ना सर। एक बार क्या बोल रहे घर हो? में पढ़ते हैं। अरे घर में क्या घर पढ़ोगे, में हम तो खुद से पढ़ाएंगे ही पढ़ते ना, तो हैं घर सर। में तुम नहीं पढ़ोगे नहीं तो सर, कम फिर थोड़ा हम तो तो पढ़ा ही पढ़ना रहे हैं। पड़ेगा ना, तभी तो फिर तो। क्या चीज बोल रहे हो? सर खुद से थोड़ा पढ़ेंगे तभी तो आपसे क्वेश्चन करेंगे ना सर, जहाँ डाउट होगा। तो पढ़ाएंगे तब ना, पढ़ाए तो है ही नहीं, तो अभी क्या क्वेश्चन डाउट करोगे? तो थोड़े कुछ पढ़ाए हैं। सर अभी बुक्स मिलेगा आपको हमने मार्केट में? बताया क्या? बुक्स बुक्स क्या चीज का बुक्स? OSS WC एंड सेंट्रल रूल्स। नेट पर देख लो यार, नेट तो है, कंप्यूटर रखते हो ना, तो देखो ना नेट पर लिखा हुआ है, कोड कोड डालो ना, अपना हेल्थ सेफ्टी, हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड बुक मिल जाएगा तुम्हारे बुक नेट पर। बुक आ गया है, अवेलेबल है, लवली प्रकाशन से मिल रहा है। ओके हाँ मिल ओके, रहा है क्या? थैंक वो यू तो सर। नेट, तो बुक अपने से और थोड़े उसमें लिखा है, वही उसी को हाँ, उसी को प्रिंट किया है, उसी को डीजीएमएस वाला साइट पे भी अवेलेबल अरे है। हाँ डीजे तो उसी को ना प्रिंट करके बेच रहा है यार, वो और क्या करेगा? वो हाँ हाँ तो सर, हाँ। 2 महीना से मिल रहा है सर, 2-3 महीने से मिल रहा है। हाँ तो ऑलरेडी तो उसी को प्रिंट करके बेच रहा है ना, अमेजन में भी मिल जाएगा तुमको, और अमेजन में देख लो घर आ जाएगा। उससे अच्छा जो अमेजन में भी ड्राफ्ट है है ना सर, वही है। वो जो नेट पे जो ड्राफ्ट दिया है ना सर, वो उसमें ज्यादा क्लियरिटी है, बुक से अच्छा है वो। ड्राफ्ट। कोड के बाद कोड का तो आप ड्राफ्ट क्या हो, ये तो पूरा मिल गया है, तो आपको अब ड्राफ्ट कहाँ रहा? सीएमआर ड्राफ्ट मतलब है वही ना? बोल रहे हैं। हाँ, सीएमआर आपका ड्राफ्ट है। अब जैसे कीजिए, आपको जो लेना बुक खरीदिए ना, मना कौन कर रहा है आपको? जो खरीदना खरीदिए, इसे हम लोग जो पढ़ाएंगे तो वो आपको मिल ही जाएगा ना, इसका प्रिंटेड कॉपी मिल जाए, हम लोग पीपीटी भेज देते हैं। अब इसका तो सर नंबरिंग सारा पीडीएफ याद पीपीटी करना मिल ही जाएगा। होगा। अब बुक खरीदिए ना खरीदिए, हमको उससे नहीं मतलब है। सर इसका ये जो इस सारा सेक्शन है इसका तो यार, सर नंबर। वो पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाएगा, वो पढ़ते पढ़ते याद है, याद क्या कीजिएगा, अपनी याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो बना देंगे चार्ट, और करके कौन में वो भी चार्ट बना देंगे आपके सर बना लिए, सही है सर, अच्छा रहेगा। लिए, वो भी बना देंगे। हाँ हाँ, चार्ट आपका सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट है, आपका जो आपका कोड में जो भी है, कोड में आपका जो है, कोड में कौन सेक्शन में क्या है वो बता दिया जाएगा। रूल में आपको बता देंगे कौन रूल में क्या है, वो बता देंगे आपको। रेस्क्यू रूल का बता देंगे कौन सर कोड में में कौन दिया हुआ है। वीटी रूल का कोड में जो सर कोड में जो हमारे काम का है सर, उसका एक अलग सर बना दीजिएगा लिस्ट, उसके अनुसार क्या? अपन पढ़ लेंगे उसको। बिल्कुल बना देंगे, जो आपके काम का वो वाला बना के चार्ट बना के दे देंगे आपको हम।
माइंड सेट भी पढ़ाते तो माइंड सेट पढ़ाते तो बना के देते ही थे ना, तो बना के चार्ट भेजते थे हम। जी सर। इंपॉर्टेंट रेगुलेशन कौन है, बिल्कुल भेजे हैं मैं। इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस कौन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन है, इंपॉर्टेंट रूल कौन है, मैं तो सब बना के भेजता था। चार्ट ही बना भी होगा भी इसमें बना होगा, हर को बना के भेजते थे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप किताब रखिए, किताब के लिए मना नहीं करते। अब किताब नहीं भी रखिएगा तो भी चलेगा, वो हम सब बना के भेजेंगे ही आपको। आप किताब रखिए ना रखिए कोई मतलब नहीं है, आप सर्कुलर रखिए ना रखिए कोई हमको मतलब नहीं, हम पूरा सर्कुलर पढ़ा ही देंगे आपको। और सर्कुलर में अलग से थोड़ा हम उसी में ऐड करके पढ़ा देंगे हम। अभी तो आपको कोड अलग देखिएगा, रूल अलग देखिएगा, हम तो दोनों को मिला करके ना बना देंगे आपका। आपका मेहनत तो हम कर देंगे ना। सर सर सर्कुलर तो अभी अब हम लोग ये कैसे पढ़ेंगे सर? सर्कुलर तो पुराना सारा बेस्ड है सर, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से है। वो आने दो नया आने दो ना, सर्कुलर भी नहीं आने को आएगा तो सर? नया। नहीं नहीं, पर रेगुलेशन को तो नया ना, उसी से क्लियर हो जाएगा ना। रेगुलेशन को आने दो, हम्म। रेगुलेशन को आने दो। हो सकता है कि जो रेगुलेशन वाला हो उसको सर्कुलर में ऐड, जो सर्कुलर हो उसको रेगुलेशन में ऐड कर देगा। ये भी तो ऐसे ही तो करता है सब।